हेलो माय डियर न्यूबीगिनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी सीयूटी 2023 की। हम ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ सीयूटी के लिए नहीं बना रहे, सिर्फ और सिर्फ 2023 के लिए नहीं बना रहे। ये सीरीज आप जब भी देखेंगे, चाहे इस साल के आखिर में देखें, नेक्स्ट ईयर देखें या उससे नेक्स्ट ईयर देखें, हमेशा ये टॉपिक से रिलेवेंट रहेंगे, क्योंकि साइंस में कुछ चीजें बेसिक होती हैं, वो कभी नहीं बदलेंगी। हाँ, फर्क इतना होगा कि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक आइडियाज देखेंगे, बेसिक डिस्क्रिप्शंस देखेंगे, उसको डिटेल में नहीं जानेंगे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलास के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। तो अभी 15-20 मिनट के लिए रेडी हो जाइए मेरे इस वीडियो के लिए। और सिमिलर वीडियोस जो है, संदीप सर जो है हमारे बहुत ही रेपुटेबल नाम है, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, वो कॉमर्सशाला पे आपको कॉमर्स के लिए दे रहे हैं। तो अपने फ्रेंड्स को कॉमर्सशाला के बारे में जरूर बताइएगा। अब आज का टॉपिक सीखते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था बायट-सैवर्ट लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ हमें किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और कैसे वो अलग अलग चीजों में निकल के आती है उसके बारे में बताने लगा। अब बायट-सैवर्ट लॉ को अगर रिफाइन किया जाए तो हमारा कन्वर्ट हो जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ में। जी हाँ, एम्पियर ने हमारे जो है ये लॉ दिया था। ये बायट-सैवर्ट लॉ की एक तरीके से आप कह सकते हैं एक्सटेंशन थी या उसके ऊपर इंप्रूवमेंट थी। इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए जो एम्पियर ने किया वही चीज हम करते हैं। हम ये देखते हैं कि मैं कोई भी जो मेरा लूप है या कोई भी मेरी जो वायर है जिसकी मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं उसके बहुत स्मॉल एलिमेंट्स को उसमें डिवाइड कर देता हूँ डीएल में, और वहां पर मेरी जो फील्ड आने लग रही है उसको मैं टोटल उसमें इंटीग्रेट कर देता हूँ। वहां से मेरी वैल्यू निकल के आ जाती है। तो B इंटीग्रल dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड, है ना। आप यहाँ पर देखने लग रहे होंगे, मेरे पीछे जो इमेज चल रही है कैसे सर्कुलर उसमें जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी इनक्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो मेरी अमाउंट है वो मेरी कंप्लीट इंटीग्रल के उससे डिवाइड होगी। सो आप कहेंगे कि वैल्यूज अलग हो जाएगी, नहीं, वैल्यूज अलग नहीं होती। ये कमाल की बात है। देखिए ना, मेरा v डॉट ds का इंटीग्रल क्या आएगा, 2 पाई r। तो इसी तरफ मेरा क्या है, म्यू नॉट i। तो मेरा कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगी v की, v इज इक्वल टू म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2 पाई r। तो देखा किस तरह से हम वापस सेम वैल्यूज जो है जो हमने बायट-सैवर्ट में निकाली थी वो कैसे हम सिंपली एम्पियर्स लॉ से निकाल सकते हैं। अब एम्पियर लॉ की जब हम बात करते हैं, एम्पियर लॉ को जब हम देखते हैं तो हम उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजों को देख पाते हैं। पहला जो मेरा एम्पिरियल लूप है उसमें मैं देखता हूं या तो मेरी फील्ड की वैल्यू टेंजेंशियल है, या मेरी फील्ड की वैल्यू परपेंडिकुलर है या नॉर्मल है जिसे मैं कहूं, या फिर मेरी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, इट वेनिशेस एट ऑल, है ना। तो इस तरह से मैं देख सकता हूं कि मेरे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। अब एक बार मैं जो मेरी इक्वेशन निकल के आई उसको हम वापस ऑब्जर्व करते हैं। वहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2 पाई r। तो यहां से एम्पियर ने क्या फीचर्स देखे, एम्पियर ने फीचर्स देखे, यहां पर आप इस पॉइंट में देख सकते हैं। एक तो जो मेरी कंप्लीट वायर है वो उसके इंडिविजुअल पार्ट्स जो हैं उनमें फील्ड कांस्टेंट रहती है और ये थ्रू आउट कॉन्टिन्यूटी रहती है। तो इस कारण से इसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है, इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट मेरा निकल के आता है कि ये जो मेरी फील्ड है ये टेंजेंशियल है, ठीक है, टेंजेंशियल है, इस कारण से कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाती है। कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, आपने भी देखा है कि जो भी मेरी फील्ड लाइंस होती है वो किस तरह की होती हैं, ऐसा होता है ना, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। अगर एक पॉइंट से मैं देखूं तो कॉन्टिन्यूअस सर्कल्स दिखाई देते हैं जो कि एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। सो दैट वाज द अदर फाइंडिंग ऑफ एम्पियर, जो कि फॉर्मूला हमें प्रोवाइड करता है, हमें प्रूव करता है। नेक्स्ट हमने देखा कि मेरी जो फील्ड की वैल्यू है किस चीज के ऊपर डिपेंड आ रही है। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि जितने ज्यादा नजदीक आने जा रहा है तो मेरी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी हो जाती है, या फिर जब मैं कंडक्टर के अंदर देखता हूँ तो मेरी फील्ड की वैल्यू इनफाइनाइट है। नहीं, मैं क्या देखने लग रहा हूँ, मेरी फील्ड की वैल्यू सबसे पहले तो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो करने लग रहा है ना, आई के ऊपर। नेक्स्ट मेरा क्या आता है, डिस्टेंस के ऊपर।
जितना ज्यादा मेरा डिस्टेंस होता है उतनी वैल्यू मेरी कम होती जाती है, यानी कि 1/r से मेरी प्रोपोर्शनलिटी आने लग रही है. सो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r. लास्टली मेरा निकल के आता है कि मैं इसको एक बहुत सिंपल रूल से दे सकता हूं, इसको डिफाइन कर सकता हूं. कैसे? मेरा राइट हैंड थंब रूल. अगर मेरे कोई कंडक्टर है जिसके अंदर करंट इस तरह से फ्लो करने लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द थंब ऑफ माय राइट हैंड, तो अगर मैं अपने हैंड को क्लोज करता हूं और थंब को अपराइट रखता हूं तो मेरी फील्ड की डायरेक्शन ये आती है, राइट? सो इस तरह से मैं बता सकता हूं. यहां से अगर मैं आपकी तरफ इसको पॉइंट आउट करूं, यहां से मेरी फील्ड कहां होगी? बाहर जाने लग रही होगी, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, दिखाई भी दे रहा है. यहाँ पर सोलेनॉइड का एग्जांपल है, पर उस बात वो नहीं है. आप ये देखिए, सेम चीज आ रही है. इस साइड से जो मेरी फील्ड है वो बाहर जाने लग रही है, इस साइड से अंदर आने लग रही है. फील्ड की डायरेक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, प्लीज उसको देखिएगा, तभी आप इसको डिटेल में जान पाएंगे. सो वो डिस्क्रिप्शन और वो वीडियो जो है आपको पहली बार प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सेकेंडली आई पॉप बटन पे अभी आपको दिखाई दे. तो पहले उस वीडियो को देखिए, वापस इस वीडियो पे आइएगा. नेक्स्ट मैं देखता हूं कि अब मैंने इस राइट हैंड थंब रूल से वैल्यूज निकाली. अब मैं अलग अलग मेरे टाइप के कंडक्टर्स हो सकते हैं, उनकी अलग अलग सेटिंग्स हो सकती हैं. सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है मेरा होता है सोलेनॉइड. सोलेनॉइड क्या होता है? जब मैं मेरे करंट कैरिंग कंडक्टर को एक सिलेंडर के अराउंड रैप करूं, चाहे वो इमेजिनरी सिलेंडर हो या रियल सिलेंडर हो, और वहां से मैं सिलेंडर को रिमूव कर दूं, तो ये जो ऐसी हेलिकल अरेंजमेंट होती है, इसको मैं सोलेनॉइड कहता हूं. अब इस सोलेनॉइड के अंदर जो है मेरी फील्ड जो होती है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. पहली बात, टेंजेंशियल जो नॉर्मल मेरी वेक्टर होता है, वहां पर मेरी वैल्यू जो होती है फील्ड की, वो कांस्टेंट होती है. इंटरनल में जो मेरी होती है, जितना ज्यादा मेरा टाइटली बाउंड सोलेनॉइड होगा, उतनी ज्यादा मेरी फील्ड जो है वो पैरेलल होगी इनसाइड में और स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में होगी. टेंजेंशियल में मेरी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी डिपेंडिंग अपॉन, डिक्रीज होती जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस. सो ये तीन चीजें मैंने इंपॉर्टेंटली नोट की. सोलेनॉइड आप यहाँ पर देख भी सकते हैं. सोलेनॉइड की जो फाइनल इक्वेशन है उसको कैलकुलेट करने का तरीका पहले देखने लगे होंगे. मैंने हर पॉइंट पे, हर जंक्शन पे जो है मैंने अपनी फील्ड को कैलकुलेट किया और अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आया? B = μ0 Ni. फील्ड किस पे डिपेंड करने लग रही है? μ0 यानी कि मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ द एयर 4.2 × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, μ0 की वैल्यू. दूसरा n, नंबर ऑफ मेरी जो वाइंडिंग्स होंगी उस पे. लास्टली I, करंट, इसके ऊपर डिपेंड होकर आने लग रही है. सो दिस वाज माय वैल्यू ऑफ सोलेनॉइड. अब दूसरे में अरेंजमेंट क्या हो सकता है? वायर. एक्चुअली मुझे वायर के बारे में आपको पहले बताना चाहिए था, बट हम वायर के ऊपर अब आ जाते हैं. वायर के अंदर जब हम देखते हैं तो वायर के अंदर मेरी दो तरह की फील्ड्स जनरेट होंगी. पहला एक्सटर्नली, दूसरा इंटरनली. तो अगर मैं इंटरनल फील्ड की बात करूं तो वहां पर वो वैल्यू क्या निकल के आएगी? μ0 I × r डिवाइडेड बाय 2πr². ठीक है, जहां पर r मेरा इंटरनल रेडियस है, r मेरा डिस्टेंस है. सो इंटरनल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेडियस. और जब ये वैल्यू r के इक्वल होगी तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी 2πr, है ना. सेकंड मेरा होता है कि मेरी वैल्यू आउटसाइड मेरी कितनी वैल्यू होगी? आउटसाइड मेरी वैल्यू सिंपली μ0 I डिवाइडेड बाय 2πr. डिस्टेंस, जितना ज्यादा मेरा डिस्टेंस होगा उसके ऊपर डिपेंड करने लगी है. यहां से आप एक ग्राफ देख सकते हैं कि सेंटर पे मेरी फील्ड क्या है? 0 या फिर ऑलमोस्ट 0 कह सकता हूं मैं. और जितना ज्यादा मेरा सेंटर से डिस्टेंस इंक्रीज होगा अप टू द वायर, मेरी फील्ड बढ़ने लग रही है. और मेरी मैक्सिमम फील्ड की वैल्यू कहां पर आ रही है? एट दिस पॉइंट, राइट. इस पॉइंट पे मेरी जब वैल्यू आने लग रही है, ये मेरी मैक्सिमम फील्ड वैल्यू है.
उसके बाद दोबारा डिस्टेंस के साथ मेरी वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। सो पहली मेरी वैल्यू आती है r के प्रोपोर्शनल, देन मेरी वैल्यू आती है 1/r के प्रोपोर्शनल। तो ये आप दोनों चीज देखने लग रही हैं इसमें। अब वायर हो गया, वायर के बाद क्या होगा, शीट हो सकता है, यस शीट। अब अगर कोई मेरे पास प्लेन शीट हो, उसके ऊपर जो मेरी फील्ड होगी वो सिर्फ और सिर्फ उस डायरेक्शन में करंट के ऊपर डिपेंड होगी जो कि आउटसाइड निकल के आने लगे, यानी कि z डायरेक्शन। x डायरेक्शन में जो मेरी फील्ड है वो कैंसिल आउट हो जाएगी मेरी y डायरेक्शन की फील्ड से। सो सिर्फ और सिर्फ उस करंट के कारण मेरी फील्ड आएगी जो कि मेरा आउटसाइड या फिर x डायरेक्शन में है। तो इस फील्ड के कारण जो मेरी वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है मेरी म्यू नॉट इनटू JS डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई मेरी। अब मैं देखता हूं कि शीट हो गया, लास्ट मेरा बचता है टोरॉइड्स। यस, टोरॉइड्स है ना, टोरॉइड है। टोरॉइड के अंदर क्या होता है, टोरॉइड मेरा बेसिकली सॉलिनॉइड होता है बट इट्स इन रिंग शेप, है ना। रिंग शेप होने के कारण क्या हो जाएगा, सेम म्यू नॉट एन आई वो मेरा सोलेनॉइड के ही बराबर आने लग रहे हैं, बट सेम वे में जैसे एक सर्कुलर लूप में था, यहां पर मेरे 2 पाई आर, ये वैल्यू मेरी सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन की, ये वैल्यू और ऐड हो जाएगी। सो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो ये मेरी अलग अलग फील्ड्स जो मेरी निकल के आने लगी हैं, जो मेरी वैल्यूज निकल के आने लग रही है, उन सब को आप एक सिंगल उसमें देख सकते हो। मैंने आपको कंप्लीटली सारी चीजों को एक उसमें सिंगल लाइन में अरेंज करके दे दिया है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्लाइड को पॉज कर सकते हैं। अब इन चीजों का एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन के लिए सबसे पहली चीज है साइक्लोट्रॉन्स। साइक्लोट्रॉन्स मेरे फास्ट एक्सेलरेटर्स थे, ठीक है। इनको मैं पहले एक्सपेरिमेंट में जहां पर हम हाई एनर्जी कैलकुलेशंस करते थे वहां पर इस्तेमाल करते थे। अब आजकल साइक्लोट्रॉन्स का जो इनका थोड़ा एडवांस वर्जन हम माइक्रोवेव्स में यूज करते हैं। अगर आप समझो, वहां पर भी हम इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं, पार्टिकल्स को एक्साइट करते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी गेन करें। और प्रिंसिपल कौन सा होता है, सेम एम्पियर सर्किटरी लॉ। उसके कारण जो है आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा साइक्लोट्रॉन में कैसे जो है सेंटर में जब इलेक्ट्रॉन शुरू होता है और धीरे धीरे उसकी एनर्जी बढ़ती है और लास्टली अल्टीमेटली वो शूट आउट कर जाता है। सो दैट्स व्हाई साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन के अंदर जो मेरी वैल्यूज निकल के आती है, साइक्लोट्रॉन के अंदर मेरी वैल्यू निकल के आती है, पहली होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आती है, QB डिवाइडेड बाय 2 पाई m। m क्या है मेरा मास, ठीक है। m आपको दो तरीके से देखा जाएगा आपके इस चैप्टर में। पहला m यहाँ पर जो हम देखने लगे ये मेरा मास है, वरना इसके अलावा अगर जब भी मैं m की बात करूंगा तो मेरी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट वो मेरा कैपिटल M से गिवन होगा, ये चीज होगी। सेकंड चीज क्या होती है मेरी, यहीं पर आप इसमें देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। कितनी एनर्जी मेरी निकल के आने लगी, एनर्जी मेरी कितनी निकल के आने लग रही है, Q² B² R² डिवाइडेड बाय 2m। सो दैट्स द एनर्जी। वेलोसिटी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं गिवन है। सो इस तरह से मेरी साइक्लोट्रॉन और उससे जुड़ी हुई वैल्यूज निकल के आए। अब एम्पियर की बात आती है, तो एम्पियर जो है आपको पता हो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हम करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर्स में, राइट। पर एम्पियर की डेफिनेशन कैसे दी जाती है, एम्पियर की डेफिनेशन इस तरह से दी जाती है ना, when there are two parallel current carrying conducting wires having a distance of 1 meter experiencing a force of 2 into 10 to the power 7 Newton per meter, है ना। तो इसको मैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन कह के चलता हूं, पर ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन में निकाली कैसे, इसके लिए मैं दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो है उनके ऊपर लगने वाली फोर्स को देखता हूं। उसको मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, उसको मैं कैलकुलेट करता हूं इस फॉर्मूला से। वो मेरी वैल्यू निकल के आती है FB = म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई A या फिर R या फिर B, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आप दोनों के बीच के डिस्टेंस को करेंगे। सो दैट्स माय वैल्यू, राइट।
अब यहाँ पर जब दोनों के अंदर सिमिलर करंट फ्लो करने लग रहा होगा, तब जो मेरी फोर्स की वैल्यू निकल के आई उसको मैं 1 एम्पियर से डिनोट करता हूँ। और 1 एम्पियर के टाइम पे मैं कहता हूँ कि मेरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसके अंदर फ्लो करने लग रहे होते हैं, ठीक है, वो होते 6.24 into 10 to the power 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लग रहा होता है जिस टाइम पे 1 एम्पियर करंट जाने लग रहा होता है किसी भी कंडक्टर। इट्स क्वाइट अ लार्ज वैल्यू ना, quite a large number of electrons that are flowing। तो ये मेरी 1 एम्पियर की डेफिनेशन है। सो इस अब तक हमने जाना कि किस तरह से एम्पियर सर्कुलेटर लॉ आया, किस तरह से उसकी अलग अलग चार्ज कैरियर्स में से वैल्यू निकल के आती है। हमने 2 फोर्स कैरिंग कंडक्टर्स के ऊपर लगने वाली फोर्स को जाना। अब इसके आगे की जो एप्लीकेशंस हैं और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज बी ऑन द लुक आउट फॉर दैट वीडियो। पर जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में हमें सपोर्ट भी कीजिए और साथ ही साथ अगर आपके कोई डाउट्स है उसे भी मेंशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।